डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की एक बेसिक सी डेफिनेशन है जो कि हम लोग छोटी क्लासेस से इसको डिस्कस करते आ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। तो पॉलीहाइड्रोक्सी की यहाँ पे ये जो टर्म है ये इस चीज को डिजिग्नेट करती है कि यहाँ पे जो आपके पास एक हाइड्रोकार्बन चेन है, उस हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर आप हाइड्रोक्साइड ग्रुप की अटैचमेंट देखते हो। ऑलमोस्ट ऑल कार्बन एटम्स जो हैं उनसे हाइड्रोजन के साथ साथ एक एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप जरूर प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। बट यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, दिस हाइड्रोक्साइड ग्रुप इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है इन कार्बोहाइड्रेट्स में एक्चुअली वो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप अगर एंड ऑफ चेन के ऊपर प्रेजेंट है तो आप इसे कहोगे कि ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और अगर ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप सेंट्रल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होगा, सेकंड कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट होगा, तो आप इसे कहोगे कि दिस इज कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगी। यानी ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन चेन से मल्टीपल हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स हैं और उसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप अगर एंड ऑफ चेन के ऊपर प्रेजेंट है तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होंगे, और अगर मिडिल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है तो इन स्ट्रक्चर्स को आप पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स कहोगे। ठीक है, तो और यहाँ पे हम इनका जनरल सा फार्मूला है उसको हम ये आगे पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड में ऑब्जर्व भी करेंगे कि इनमें जो ओवरऑल आपके पास एक इंपीरिकल फार्मूला है वो CH2O एंड है, विच मीन्स कि आपके पास इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो सेम होगी, और हाइड्रोजन की रेशियो जो है वो हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन से क्या होगी, डबल होगी। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि बिकॉज हाइड्रोजन 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है ना, एक दफा आपके पास कार्बन के साथ इंडिविजुअल फॉर्म में और दूसरी दफा आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड ग्रुप में भी एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो डबल है कार्बन और ऑक्सीजन के मुकाबले में। ठीक है, तो दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इन कार्बोहाइड्रेट्स को हम पढ़ ही रहे हैं, डेफिनेटली हमें इनके बारे में जो है वो कोई बेसिक सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इनकी फंक्शनल इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों जरूरी है इनको स्टडी करना। तो हम लोग लिस्ट डाउन करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ फंक्शंस को, इससे हम इस चीज को जस्टिफाई करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ना जरूरी क्यों है। तो पहली बात तो ये कि वी ऑल नो कि हमारी बॉडी में जो प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है, आपके पास मल्टीपल ऐसे सेल्स हैं जिसमें अगर मैं ब्रेन सेल की एग्जांपल दूं तो ये ऐसे सेल्स हैं जो कि ग्लूकोज के अलावा किसी और फ्यूल को एनर्जी पर्पज के लिए कंज्यूम नहीं कर सकते। हमें इस चीज का पता है कि हमारे पास बॉडी में एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से भी आती है, प्रोटीन से भी आती है, लिपिड से भी आती है, बट वी हैव सम सेल टाइप्स, जिसमें ब्रेन की मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा किसी और फ्यूल को एनर्जी पर्पज के लिए कंज्यूम नहीं करते। ठीक है, तो प्रोटीन तो लिपिड भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमेशा आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। तो इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है, बिकॉज ये प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनके स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, इनके कौन से बॉन्ड्स की क्लीवेज के बाद कितनी एनर्जी रिलीज होगी, लाइक ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितने एटीपीज बनते हैं, एनारोबिक कंडीशन में कितने एटीपीज बनते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें तभी क्लियर होगी जब हम कार्बोहाइड्रेट को इन डिटेल स्टडी करें। ठीक है, तो बिकॉज दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई इनको स्टडी करना जरूरी है। सेकेंड, आपके पास यहाँ पे ये चीज है जो कि प्रीवियस पॉइंट को कुछ हद तक को रिलेट करती है। लाइक ये पूछा जा सकता है ना कि कार्बोहाइड्रेट ही क्यों प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है। हालांकि अगर आप लिपिड्स को कंपेयर करो तो 1 ग्राम आपके पास लिपिड्स जो है वो 9 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसी तरह से अगर आप प्रोटीन्स को देखो तो प्रोटीन्स के 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरीज मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से भी 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी। तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिपिड्स में ज्यादा एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट्स और जो प्रोटीन्स हैं उन दोनों के कंपैरिजन में आपकी सेम अमाउंट ऑफ लिपिड कैन प्रोड्यूस अबाउट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट स्टिल कार्बोहाइड्रेट्स को प्रेफर किया जाता है बिकॉज ये ज्यादा अबंडेंटली अवेलेबल है। ठीक है, एक रीजन आपके पास ये होगी कि ये ज्यादा अबंडेंट है, और ऑब्वियसली उस मॉलिक्यूल को प्रेफर किया जाता है जो कि ज्यादा रेडिली अवेलेबल हो, जो सब लाइफ फॉर्म्स को जो है वो अवेलेबल हो।
तो एक तो इनकी अबंडेंस की वजह से ये प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है, और दूसरी रीजन ये है कि इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो सिंपल मेटाबॉलिज्म है। जबकि आप अगर लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म को देखो तो लिपिड्स को मेटाबोलाइज करना कंपैरेटिवली एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये इंशाल्लाह हम बायोकेमिस्ट्री 2 में इस चीज को इन डिटेल स्टडी करेंगे कि वाई लिपिड्स को जो मेटाबोलाइज करना है वो इतना टफ प्रोसेस क्यों है या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस वो क्यों है। तो बेशक लिपिड्स के पास डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, बट बॉडी के जो सेल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ देयर अबंडेंस एंड बिकॉज ऑफ द सिंपलेस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी। थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे इनका फंक्शन है वो ये है कि आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमेशा वो सिर्फ उनका ये एक ही फंक्शन नहीं है कि वो सिर्फ एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज होंगे, बल्कि वी हैव मल्टीपल लाइफ फॉर्म्स जिनमें आपके पास बैक्टीरिया आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, जिनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि एक्चुअली उन्हें इन्वायरमेंटल हार्श कंडीशन से बचा के रखती है, जो कि उनको ऑस्मोटिक प्रेशर से बचा के रखती है। ये सेल लेयर एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स के जो है वो पॉलीमराइजेशन से बचती है। तो अगर आप प्लांट्स में देखो तो आपके पास ये सेल वॉल जो है ये सेलुलोज से मिलकर बनी है, विच इज एक्चुअली अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। और अगर आप बैक्टीरियल सिस्टम की बात करो तो यहाँ पे आपके पास जो सेल वॉल है, दिस सेल वॉल इज पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, विच इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकन एंड पेप्टाइड। सो ग्लाइकन आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स है, इनमें आपके पास कुछ शॉर्ट पेप्टाइड क्रॉस लिंकिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं करते, ये हमारे जो सेल्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स हैं, उनके स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब तक आप लोग इनको इन डिटेल स्टडी नहीं करोगे, ऑब्वियसली आप इनकी ये जो स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस है इसको भी क्लियर नहीं कर सकते। तो जस्ट लाइक द प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, मैमल्स में जो आपके पास साइनोवियल फ्लूइड है उसमें भी मेजर कंपोनेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सिंगल बोन सेल, ये सेकंड बोन सेल है, थर्ड एंड फोर्थ। इस तरह से आपके पास जो बोन के सेल्स हैं उनके दरमियान यहाँ पे एक फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि इन सेल्स को फ्रिक्शन से बचाता है, एज अ लुब्रिकेंट एक्ट करता है। और अगर आप इस फ्लूइड की कंपोजिशन देखो, इसको एनालाइज करो, तो एक्चुअली इसमें भी कार्बोहाइड्रेट की जो है वो सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन प्रेजेंट होती है। ये कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको इंशाल्लाह हम इन कमिंग लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि साइनोवियल फ्लूइड में कौन से कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे इनका क्या फंक्शन है। फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट ग्लाइकोकॉन्जुगेट। समटाइम्स जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट किसी प्रोटीन या किसी लिपिड्स के साथ अटैच होके उनको ग्लाइको कॉन्जुगेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन है और उस पर कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होगी। इसी तरह से अगर आपके पास कोई लिपिड है और लिपिड पे कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो आप इसको क्या कहोगे, ग्लाइकोलिपिड। तो ये चीज माइंड में रखिएगा कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी किसी लिपिड या किसी प्रोटीन के साथ अटैचमेंट, फॉर एग्जांपल दिस इज प्रोटीन एंड दिस इज लिपिड। सो जब कार्बोहाइड्रेट किसी प्रोटीन या लिपिड के साथ अटैच होते हैं तो एक्चुअली ये वहां पे इंफॉर्मेशन रिच मॉलिक्यूल के तौर पे एक्ट करते हैं। ये इस लिपिड या प्रोटीन को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसमें एक सिंपल सी एग्जांपल मैं यहाँ पे इनकोड करूंगी कि आपके पास सपोज एक सेल है और उस सेल में आपके पास जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है जिसमें जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, दिस इज डीएनए, और इसमें प्रोटीन बनाने की कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोटीन कोडिंग रीजन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेंजर आरएनए में ट्रांसलेट होगा और ट्रांसक्राइब होगा, और उसके बाद आपका ये मैसेंजर आरएनए साइटोसोल में आके राइबोसोम की मदद से क्या चीज बनाएगा, प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। वी ऑल नो कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक जो है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, जिस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम कहते हैं कि इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड का पेयर जो है ये एज अ कोडॉन एक्ट करते हुए एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। तो आपके जो राइबोसोम्स हैं, ये राइबोसोम्स एक्चुअली रीड करते हैं मैसेंजर आरएनए को कि ये मैसेंजर आरएनए एक्चुअली किस किस्म की प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे जो है वो GAT फर्स्ट कोडॉन प्रेजेंट है, तो ये जो आपके पास पहला कोडॉन है, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ नेक्स्ट 3 न्यूक्लियोटाइड सेकंड कोडॉन के तौर पे एक्ट करेंगे, देन थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह से आपके पास ये जो है वो सीक्वेंस चलती रहेगी। सो राइबोसोम जो है इस सीक्वेंस को रीड करते हुए इस चीज को स्पेसिफाई करते हैं कि पहला अमाइनो एसिड कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा अमाइनो एसिड, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी अल्टीमेटली इस मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को राइबोसोम ट्रांसलेट करके प्रोटीन में ट्रांसफर कर देते हैं।
तो ये आपके पास एक प्रोटीन बन गई। अब जैसे ये प्रोटीन साइटोसोल में सिंथेसाइज हुई है, आपके पास यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, लाइसोसोम भी प्रेजेंट है, और मल्टीपल अदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है सेल के अंदर। इस प्रोटीन को कैसे पता चलेगा कि मैंने साइटोसोल में रहते हुए अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, मुझे लाइसोसोम में जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, या किसी दूसरी ऑर्गेनेली में जाके काम करना है? फॉर एग्जाम्पल दिस प्रोटीन इज एन एंजाइम, और ये एंजाइम बना है लाइसोसोम के लिए, ठीक है। इस एंजाइम में जाके वर्क कहाँ पे करना है? लाइसोसोम के अंदर करना है। तो प्रोटीन साइटोसोल में बन रही है, लेकिन ये लाइसोसोम तक कैसे जाएगी? ठीक है, तो प्रोटीन की ये जो ट्रैफिकिंग है, प्रोटीन को यहाँ से ट्रांसफर करना उसकी स्पेसिफिक साइट में, एक्चुअली ये कार्बोहाइड्रेट की वजह से होती है। जैसे ही ये प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, इसके ऊपर कुछ खास किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स अटैच करवाए जाएंगे, और वो कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे कौन से होंगे? मैनोज 6 फॉस्फेट। तो ऐसी सारी की सारी प्रोटीन जो कि लाइसोसोम के लिए बनती हैं, उन प्रोटीन के ऊपर मैनोज 6 फॉस्फेट की अटैचमेंट करवाई जाती है। और जब किसी प्रोटीन के ऊपर मैनोज 6 फॉस्फेट अटैच हो जाता है, तो ये मैनोज 6 फॉस्फेट कंटेनिंग प्रोटीन स्पेसिफिकली लाइसोसोम में चली जाती है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लाइसोसोम में इस मैनोज 6 फॉस्फेट को रीड करने के लिए कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बाकी ऑर्गेनेलिस में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज को मैंने इसलिए एज एन एग्जांपल कोट किया है कि आपके जो ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स हैं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स जब किसी प्रोटीन या लिपिड के साथ अटैच होते हैं, तो एक्चुअली वो उस प्रोटीन और लिपिड को कुछ खास किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दैट्स व्हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स को हम इंफॉर्मेशन रिच मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिच मॉलिक्यूल। सो दिस इज द रीजन कि आपके मोस्ट ऑफ द लिपिड्स और जो प्रोटीन्स हैं वो ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं, उनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट होती है, विच मीन्स कि वो इंडिविजुअली प्रेजेंट नहीं होते, वो ग्लाइको कॉन्जुगेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड फाइनल पॉइंट इज कि अगर आपके किसी सेल में, वी ऑल नो के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ओल्ड सेल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन होती है और उसकी जगह न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डुप्लीकेशन, आपका जो डीएनए है उसमें भी जो है वो डुप्लीकेट होना है, उसमें भी रेप्लिकेशन का प्रोसेस होना है। एंड वी ऑल नो कि डीएनए के जो मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ठीक है। डीएनए और आरएनए में हमें ये 5 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो नजर आते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखो, तो न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक आपके पास 5 कार्बन शुगर होती है, ठीक है, ये शुगर राइबोस भी हो सकती है फॉर डीएनए, और ये 2 डीऑक्सी राइबोस भी हो सकती है फॉर आरएनए, सॉरी डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसमें राइबोस की फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर कोई नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है, जो कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल में से कोई सी भी हो सकती है। और इसका जो 5th कार्बन एटम होता है, उस 5th कार्बन एटम के साथ आपके पास यहाँ पे जो है वो फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट होती है, 1, 2 एंड 3। ये फॉस्फेट ग्रुप्स हैं जो कि इस 5th कार्बन एटम के साथ अटैच है। तो ये आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड है विच इज एटीपी। इसी तरह से अगर यहाँ पे आके आपके पास जी अटैच हो जाए, तो आपके पास ये न्यूक्लियोटाइड होगा जीटीपी। और अगर इन दोनों की जगह यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास सी अटैच हो जाएगा, तो ये न्यूक्लियोटाइड होगा सीटीपी। इसी तरह से बाकी न्यूक्लियोटाइड जो है वो बनते जाएंगे। तो द थिंग इज कि डीएनए को बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स यूज होते हैं। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये आपके पास न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, जिनमें से एक कंपोनेंट शुगर या कार्बोहाइड्रेट है। तो वी कैन से कि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए नहीं है, बल्कि इन कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल सिग्निफिकेंस भी है, जिनको हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के अंदर जो है वो ऑब्जर्व किए। चले अब इन कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हम लोग जो है वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ मजीद जो पॉइंट्स हैं इनको क्लियर करते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू दी 3 मेजर ग्रुप्स। और एक्चुअली इन इस जो क्लासिफिकेशन है, इसका जो बेसिक क्राइटेरिया है वो डिग्री ऑफ पोलीमराइजेशन है। डिग्री ऑफ पोलीमराइजेशन के आपके पास कितने जो है वो यूनिट्स यहाँ पे अटैच हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 कार्बोहाइड्रेट्स हैं,
जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना प्रोटीन्स के, और अमाइनो एसिड एक सिंपल स्ट्रक्चर है जिसको आप मजीद डिग्रेड नहीं कर सकते, जिसको आप मजीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट में भी जो बेसिक मॉलिक्यूल है विच कैन एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसको हम कहते हैं मोनोसेक्राइड। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट शुगर है। ये ऐसी शुगर है जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। ये एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे एक्ट करती हैं, जिनकी पोलीमराइजेशन के बाद आपके पास ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड बनते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास फ्री फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स होंगे विच आर नॉट लिंक्ड बाय एनी टाइप ऑफ बॉन्ड, उनको आप क्या कहोगे? मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड का सिंपलेस्ट शुगर और इनमें किसी किस्म की डिग्री ऑफ पोलीमराइजेशन नहीं है, बिकॉज ये सिंपलेस्ट शुगर्स हैं। ठीक है, अब अगर ये मोनोसेक्राइड जो है ये किसी खास किस्म के लिंकेज के थ्रू आपस में इस तरह से जो है वो ज्वाइनिंग करना शुरू कर देंगी, तो उस केस में आपके पास ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी इनटू दी डायसेक्राइड। सेक्राइड मीन शुगर। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड में आपकी शुगर इंडिविजुअल फॉर्म में है, सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है। डायसेक्राइड में आपकी 2 शुगर्स कंबाइंड है। देन आपके पास ट्राइसेक्राइड में 3 शुगर्स, टेट्रा, एंड सिमिलरली आपके पास ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो एक्चुअली डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की बेस पे आप इनको क्लासिफाई कर सकते हो। अगर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कम है यानी 2 to 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस केस में आप इसे ओलिगोसेक्राइड कहोगे। बट इफ द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड जो कि पॉलीमराइज हो रहे हैं वो 100 या 1000 तक हैं, तो उस केस में आप इनको क्या कहोगे कि दीज आर एक्चुअली पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोनोसेक्राइड्स को डिस्कस करेंगे और मोनोसेक्राइड्स की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं इनको क्लियर करेंगे, और उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स शुगर, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स की तरफ मूव करेंगे। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि मोनोसेक्राइड्स क्या हैं और इनको क्या फर्दर सब क्लासिफाई किया जा सकता है या नहीं। तो पहली चीज जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की कि मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट शुगर है, यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें किसी किस्म की जो है वो कोई कंडेंसेशन नहीं हुई। इसमें आपके पास जो है ये सिंपल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स है। Yes, we can classify monosaccharides on the basis of 2 parameters, जिसमें पहला पैरामीटर आपके पास है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। लाइक आपके पास जो है ऐसी शुगर्स भी हैं जिनमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी हाइड्रोकार्बन चेन 3 कार्बन एटम्स है। लाइक आपके पास जो है वो टोटल हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो कितनी है? 3 कार्बन एटम्स की है। आपके पास एक ऐसा मोनोसेक्राइड है जिसमें आपके पास जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? 4 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो हाइड्रोकार्बन चेन को देखते हुए आप इन मोनोसेक्राइड को क्लासिफाई कर सकते हो ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, और सिमिलरली जितने कार्बन एटम्स आपके पास किसी चेन में प्रेजेंट होंगे आप मोनोसेक्राइड को डिफरेंशिएट करते जा रहे हो। ठीक है, सेकेंड क्राइटेरिया इज टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऐसी ट्राइओज है जिसमें 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जब आप उस ट्राइओज को एनालाइज करते हो तो आप इस पॉइंट पे आते हो कि आपके पास इस ट्राइओज की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। यानी एक केस में आपकी ट्राइओज ऐसी है जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप एंड ऑफ चेन के ऊपर प्रेजेंट है, और दूसरी ट्राइओज ऐसी है जिसमें आपका ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप मिडल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। बाकी ग्रुप्स तो सेम है। लाइक यहाँ पे अगर आप इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज वगैरह कंपेयर करो तो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेंगे। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जब इनकी फंक्शनल ग्रुप को आप चेक करते हो तो एक केस में आपके पास जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे केस में आपके पास जो है वो कीटो फंक्शनल ग्रुप है। तो आप सेम ही क्लास के अंदर रखे हुए कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो है वो डिफरेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो ये दोनों शुगर सेम है, बट इनमें डिफरेंस है, और वो डिफरेंस किस चीज का है? फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। तो सेकंड क्राइटेरिया जिसकी बेस पे आप किसी कार्बोहाइड्रेट को सब क्लासिफाई कर सकते हो, मोनोसेक्राइड को सब क्लासिफाई कर सकते हो, वो एक्चुअली टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। इफ यू हैव 2 शुगर्स जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट है, तो आप फर्दर उनको एल्डोसिस और कीटोसिस की क्लास में क्या कर सकते हो? सब क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऐसी ट्राइओज है यहाँ पे जो मैंने डिस्कस की है विच इज एल्डोट्राइओज, यानी ट्राइओज तो दोनों ही है लेकिन इस ट्राइओज के अंदर आपके पास एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास यहाँ पे एक ट्राइओज आप देखते हो जिसमें एल्डिहाइड की बजाय कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन।
तो इस ट्रायोज को स्पेसिफिकली आप क्या कहोगे, कीटो ट्रायोज। तो आपने दोनों पॉसिबिलिटीज को माइंड में रखते हुए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी बता दिए और फंक्शनल ग्रुप भी बता दिया, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड्स को सब क्लासिफाई करने के लिए आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज वेल एज फंक्शनल ग्रुप दोनों को देखते हुए ये चीज बताओगे कि आपकी शुगर जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है। तो इसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर सकते हो। लाइक पहला पेयर है आपके पास ट्रायोसिस का। ये दोनों शुगर ऐसी हैं जिसमें आपके पास 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, बट एक शुगर में आपके पास जो है वो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड की फॉर्म में है और दूसरी शुगर में आपके पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कीटोन ग्रुप की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायोसिस फर्दर आप इनको सब क्लासिफाई कर सकते हो कैसे, एल्डोट्रायोज और दूसरी तरफ आपके पास है कीटोट्रायोज, ठीक है। और अगर इनके कॉमन नेम्स आप देखो तो ये चीजें भी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास जो एल्डोट्रायोज है, दिस एल्डोट्रायोज इसका जो कॉमन नेम है दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। और जो कीटोट्रायोज है इसका कॉमन नेम क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो हमेशा बच्चों ये चीज याद रखिएगा कि मोनोसेक्राइड्स जो आपके पास सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स हैं वो ट्रायोसिस है, यानी नेचर में आपके पास कोई ऐसी मोनोसेक्राइड रिपोर्टेड नहीं है जिसमें 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो। क्यों? क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है। हमेशा जो सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स होंगी वो ट्रायोसिस होंगी, जिनमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, 3 कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है। उससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं हो सकते। तो ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आर दी सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स। ये ट्रायोसिस है, सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स हैं जिनमें से एक एल्डोट्रायोज है और दूसरी कीटोट्रायोज है। इसी तरह से अगर आप हेक्सोसिस की एग्जांपल लेते हो तो यहाँ पे 2 हेक्सोसिस आपके सामने जो है वो डिस्कस किए गए हैं। ये भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे दोनों जो है वो सेम क्लास से बिलोंग करते हैं। वो क्लास कौन सी है, हेक्सोस, विच मीन्स के दोनों के अंदर 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। बट अगर आप अगेन फंक्शनल ग्रुप को देखो तो यहाँ पे आपके पास जो है वो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड की फॉर्म में है। तो आप इस हेक्सोस को कह सकते हो कि दिस इज एल्डो हेक्सोस। और इस केस में आपका जो फंक्शनल ग्रुप है दिस इज कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो इस हेक्सोस को आप कह सकते हो कि दिस इज स्पेसिफिकली कीटो हेक्सोस। ओके, सो एक्चुअली ये जो एल्डोजिस और एल्डो शुगर्स और कीटो शुगर्स आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, दीज शुगर्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। लाइक अगर आप इनके फॉर्मूला देखो तो यहाँ पे जो ग्लिसरल्डिहाइड है और जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एसीटोन है, इन दोनों में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखें तो दोनों में कितने कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास कितने कार्बन हाइड्रोजन एटम्स हैं, 6। इस केस में भी 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स। और अगर आप ऑक्सीजन का नंबर काउंट करो तो 1 2 3 और इस स्ट्रक्चर में भी 1 2 एंड 3। तो एक्चुअली ये जो एल्डो और कीटो शुगर्स हैं ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, विच मीन्स कि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन सिर्फ चेंज है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरल्डिहाइड ये भी एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स। तो हमेशा आपके पास जो हेक्सोसिस हैं इनमें से जो एल्डो और कीटो हेक्सोस हैं ये एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। और इसी तरह से जो आपके पास यहाँ पे ट्रायोसिस डिस्कस की है इसमें भी एल्डो ट्रायोसिस और कीटो ट्रायोसिस एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे, which means कि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे बट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ हद तक क्या होगी। ओके, सो नेक्स्ट आप लोगों के पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही फिनोमिना आप कार्बोहाइड्रेट्स में भी ऑब्जर्व करते हो। और अगर आप लोगों ने ये लिपिड्स के अंदर इसको अमाइनो एसिड्स के अंदर इसको अच्छे से जब अंडरस्टैंड किया तो ये चीज अब आप लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। तो हम ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के साथ अटैच है, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में उस सेंट्रल कार्बन एटम को हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे आप इस कार्बन को ऑब्जर्व कर रहे हो कि दिस इज एक्चुअली एसिमेट्रिक सेंटर बिकॉज इस कार्बन एटम के अराउंड कोई भी सिमिलर ग्रुप्स अटैच नहीं है। दूसरी तरफ आप एक ऐसा कार्बन एटम देख रहे हो जो कि 2 सिमिलर ग्रुप्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ए कायरल होगा, ठीक है।
यहाँ पे भी आप इस कार्बन एटम को ऑब्जर्व कर रहे हो कि इसमें जो 4 बॉन्ड्स हैं वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हैं। बेशक ये हाइड्रोकार्बन हैं, लेकिन एक हाइड्रोकार्बन मिथाइल है, दूसरा इथाइल है और तीसरा प्रोपाइल है। ठीक है, तो तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये चारों ग्रुप्स एक दूसरे से डिफरेंट होने की वजह से ये सेंट्रल कार्बन एटम क्या होगी, कायरल। और यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका कार्बन एटम एक ही जो है वो एटम के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस केस में भी आपके पास ये कंपाउंड जो है इसमें सेंट्रल कार्बन एटम क्या होगा, ए कायरल होगा। तो कायरल कार्बन हमेशा एसिमेट्रिक होते हैं, विच मीन्स के उनमें सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं होते। और जो आपके पास ए कायरल प्रेजेंट होंगे ये सिमेट्रिक सेंटर्स होंगे, विच मीन्स के इसमें किसी एक पोजीशन के ऊपर आपको सिमेट्री नजर आती है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों के सामने ये चीज डिस्कस की थी कि जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई एक कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है, जैसे हम लोग अगर अमाइनो एसिड की एग्जांपल लें जिसमें हमने इस पॉइंट को बार बार डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने ये चीज कही थी कि जब भी आपके पास किसी कंपाउंड में कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है तो कायरलिटी की वजह से, अब उन्हीं पॉइंट को मैं यहाँ पे दोबारा से जो है वो स्टेप वाइज बता रही हूँ कि कायरलिटी की वजह से इस कंपाउंड के अंदर एक खास किस्म की प्रॉपर्टी आ जाती है, जिस प्रॉपर्टी को हम ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं। ठीक है, यानी अगर इस कंपाउंड के ऊपर आप प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हो, दिस कंपाउंड हैज अ स्पेसिफिक एबिलिटी कि ये इस लाइट को राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन। ठीक है, तो ऐसे सारे के सारे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है वो लाइट को 2 डायरेक्शन में रोटेट करके आइसोमर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन की वजह से वो क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं, आइसोमर्स, और इन आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, जिसमें आप लोग अगर कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल लेते हो तो यहाँ पे हम एक सिंपलेस्ट ट्रायोज का स्ट्रक्चर लेके इस चीज को क्लियर करते हैं कि क्या कार्बोहाइड्रेट के अंदर आइसोमेरिज्म का फिनोमिना एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट के इस रूल को अप्लाई करें तो सपोज यहाँ पे मैं सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट यानी ट्रायोज का स्ट्रक्चर ले लेती हूँ और एल्डो ट्रायोज को डिस्कस करती हूँ विच इज ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, तो ट्रायोजेस दो तरह की है ना, मैंने अभी कौन सी ट्रायोज डिस्कस किया है, एल्डो ट्रायोज, एंड द नेम ऑफ दिस एल्डो ट्रायोज इज ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ और इसके स्ट्रक्चर में से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कितने कायरल सेंटर्स प्रेजेंट हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फिनोमिना क्या करता है, शो करता है। तो अब अगर हम इस ग्लिसरल्डिहाइड में से कायरल सेंटर्स को आइडेंटिफाई करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन नंबर 1 को देखते हैं। कार्बन 1 में आपके पास जो ये कार्बन एटम है एक तरफ हाइड्रोजन के साथ अटैच है, दूसरी तरफ ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है विद ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो इसका फोर्थ बॉन्ड है वो इस पूरे ग्रुप के साथ। तो हम कह सकते हैं कि आपका ये जो कार्बन नंबर 1 है ग्लिसरल्डिहाइड का, दिस कार्बन नंबर 1 इज नॉट अ कायरल कार्बन। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड कार्बन एटम को। सेकंड कार्बन एटम आपके पास ये वाला कार्बन एटम है जिसमें आपके पास ये 4 बॉन्ड्स है। ठीक है, तो आपका पहला बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ है, तीसरा बॉन्ड इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ है कंप्लीट, और चौथा बॉन्ड आपके इस ग्रुप के साथ है कंप्लीट। तो ये चारों ग्रुप से एक दूसरे से डिफरेंट है ना, जो इस कार्बन एटम के साथ अटैच है। तो सेकंड कार्बन आपके पास क्या होगी, कायरल कार्बन। ठीक है, इसी तरह ओके, तो थर्ड कार्बन एटम पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी आपके पास 1 2 3 4 ये 4 बॉन्ड्स है, जिसमें आपके पास ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ है, और ये कंप्लीट आपके पास जो है ये ग्रुप जो है फोर्थ बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में आप देखोगे कि आपके पास ये वाला जो सेंट्रल कार्बन एटम है अगेन यहाँ पे दो जगह पे हाइड्रोजन अटैच है, तो ये भी आपके पास कायरल नहीं है बल्कि ये क्या होगी, ए कायरल या सिमेट्रिकल सेंटर। तो सिंपलेस्ट आपके पास जो ट्रायोज है एल्डो ट्रायोज, उसमें आपके पास सिर्फ एक कार्बन एटम जो है वो कायरल कार्बन। ठीक है, तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि अगर किसी स्ट्रक्चर में आपके पास एक कायरल सेंटर प्रेजेंट हो तो उससे बनने वाले जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं उनको आप 2 raised to power n से कैलकुलेट कर सकते हो।
इसका मतलब है कि ग्लिसरल्डिहाइड टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स प्रोड्यूस करेगा? 2 स्टीरियो आइसोमर्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो लेट्स सी कि ये स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होंगे। अब ग्लिसरल्डिहाइड में सिर्फ सेंट्रल कार्बन एटम या सेकंड कार्बन एटम ही जो है वो इन आइसोमर्स को प्रोड्यूस करेगा। यानी जब इसके ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट आप पास करोगे तो ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है विच इज अ कायरल सेंटर, ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द रोटेशन ऑफ लाइट, अगर वो राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो आप इस केस में जो OH ग्रुप इस पोजीशन के ऊपर अटैच है उसको राइट डायरेक्शन में ड्रॉ कर दोगे और इस आइसोमर को आप क्या कहोगे? डी आइसोमर। ठीक है, और इसको आप क्या कहोगे? दिस इज डी ग्लिसरल्डिहाइड। और अगर आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड लेफ्ट डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर रहा है तो इस केस में आपका ये जो OH ग्रुप है ये लेफ्ट डायरेक्शन में लिखा जाएगा और इस केस में आप इस ग्लिसरल्डिहाइड को क्या कहोगे? दिस इज एल ग्लिसरल्डिहाइड। क्लियर हो गया? तो ये दो स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं जो कि ग्लिसरल्डिहाइड प्रोड्यूस करेगा बिकॉज ऑफ दिस कायरल सेंटर। ये जो आपके पास सेकंड कार्बन एटम है इसकी वजह से ये दो स्टीरियो आइसोमर्स क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसी कायरल सेंटर के अराउंड ये जो OH ग्रुप है इसकी पोजीशन को राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में ड्रॉ करके बता सकते हैं कि आपकी ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है कि ये स्पेसिफिक फॉर्म जो है ये डी ग्लिसरल्डिहाइड है या फिर एल ग्लिसरल्डिहाइड। तो यहाँ पे अगर हम डी और एल ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर्स को यूज करके आप लोगों को ये चीज बता दूं कि आपके पास ये दोनों आइसोमर्स, ये जो स्टीरियो आइसोमर्स कायरल कार्बन की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं, दीज आइसोमर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये एल ग्लिसरल्डिहाइड है और ये आपके पास यहाँ पे डी है, दिस इज डी एंड दिस इज एल ग्लिसरल्डिहाइड। ये मिरर इमेजेस हैं विच मीन्स कि ये एक दूसरे अगर कंपेयर करो तो ये आइडेंटिकल है, इनमें सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। बट अगर आप इस डी ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को या एल ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को डी ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर पे इस तरह से प्लेस करते हो, यानी इसको उस पर अलाइन करने की कोशिश करते हो, उस पर इम्पोज करने की कोशिश करते हो, तो ये जो है ये सुपर इम्पोज नहीं होते। यहाँ पे आपके पास सपोज ये एल ग्लिसरल्डिहाइड को मैं डी के ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसके ऊपर रख रही हूँ। तो जब आप स्ट्रक्चर को यहाँ पे अलाइन करने की कोशिश करते हो तो आप ये चीज देखते हो कि सेकंड कार्बन जो कि कायरल कार्बन है इसके अराउंड जो ग्रुप्स हैं ये कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 जो है ये एक दूसरे पे बेस्ट फिट हो गए हैं, लेकिन कार्बन नंबर 2 पे आके ग्रुप्स जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है, विच मीन्स कि ये एक दूसरे पे जो है वो बेस्ट अलाइन नहीं होंगे। So these stereoisomers are mirror images, लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ये मिरर इमेजेस हैं बट नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो ऐसे मिरर इमेजेस विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल हो उनको आप क्या कहते हो? कि दीज आर इनएंशियोमर्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए ग्लिसरल्डिहाइड की इनएंशियोमेरिक फॉर्म्स कौन सी हैं तो आप इस चीज को रिलेट करोगे कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कायरल सेंटर, यहाँ पे जो ग्लिसरल्डिहाइड का सेकंड कार्बन एटम है स्पाइरल सेंटर की वजह से ग्लिसरल्डिहाइड, यहाँ पे आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस स्पाइरल सेंटर ग्लिसरल्डिहाइड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, अब इस रोटेशन को शो करने के लिए आप OH ग्रुप को राइट या लेफ्ट ड्रॉ करके बता देते हो, बट जब आप इनको एक दूसरे से अलाइन करते हो, सुपर इम्पोज करते हो, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे stereoisomers which are mirror images of each other but they are non superimposable, इन mirror images को आप क्या कहते हो? enantiomers। तो ये जो D और L ग्लिसरल्डिहाइड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ stereoisomers नहीं है बल्कि आप इनको enantiomers भी कह सकते हो बिकॉज ये ऐसे stereoisomers हैं which are mirror images and which are non superimposable। ओके, अब मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे एल्डोट्रायोस डिस्कस की थी ग्लिसरल्डिहाइड और उसमें प्रेजेंट कायरल सेंटर्स को हमने आइडेंटिफाई किया था। अगर हम कीटोट्रायोस के स्ट्रक्चर को भी देख लें और उसमें से भी जो कायरल सेंटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, कीटोट्रायोस आपके पास है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं और उसमें से कायरल सेंटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो आप अगेन यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करोगे
एक कार्बन स्केलेटन जिसमें 3 कार्बन एटम्स है, बट दिस टाइम आपका फंक्शनल ग्रुप कीटो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और रिमेनिंग जो आपके पास कार्बन एटम्स है वहां पे एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और बाकी पोजीशंस पे क्या चीज अटैच है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर हो गया है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन का, जिसमें आप वैलेंसीज चेक करो तो सारे कार्बन एटम्स की वैलेंसीज क्या है, सेटिस्फाइड है। तो अब अगर इस डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन के फर्स्ट कार्बन को हम पहले देखते हैं कि क्या ये कायरल कार्बन है या नहीं, तो आप यहाँ पे ये चीज देखोगे कि इस कार्बन एटम ने एक बॉन्ड बनाया है विद दिस हाइड्रोजन, लाइक इन बॉन्ड्स को पहले हाईलाइट कर लेते हैं जो कि इस कार्बन एटम ने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दूसरा बॉन्ड भी हाइड्रोजन के साथ है, तीसरी पोजीशन पे OH ग्रुप है और चौथी पोजीशन पे आपको ये पूरा ग्रुप नजर आ रहा है, ठीक है। तो दिस सेंटर इज ए कायरल। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन का जो पहला कार्बन है वो कायरल नहीं है, ए कायरल है, ऐसा ही है ना। यस मैम। आपको जो है वो दो पोजीशन पे एक जैसे ग्रुप अटैच नजर आ रहे हैं। इसी तरह से अगर आप सेकंड कार्बन एटम को देखो तो सेकंड कार्बन एटम में आपके पास जो है वो एक बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड ये है और रिमेनिंग 2 बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बने। तो अगेन यहाँ पे एक ही स्पीशी के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है, विच मीन्स कि आपका जो सेकंड कार्बन एटम है वो भी कायरल कार्बन है। अगेन अगर आप थर्ड कार्बन की तरफ जाते हो तो थर्ड कार्बन पे भी आप इसी चीज को ऑब्जर्व करते हो कि यहाँ पे आपके पास 1, 2, 3 एंड 4 में से जो 2 बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ है। तो अगेन आपके इस कार्बन एटम ने सिमिलर ग्रुप्स के साथ क्या किया हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन किया है। सो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन आपके पास सिंपलेक्स कार्बोहाइड्रेट है, एक वाहिद ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं होता। मोनोसेक्राइड्स में सिर्फ और सिर्फ डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन कीटो ट्रायोज में आपके पास किसी किस्म के जो है वो कायरल कार्बन नहीं है, और अगर कायरल कार्बन नहीं है, लाइक नंबर ऑफ कायरल सेंटर n इज इक्वल टू 0 अगर आपके पास होगा तो 2⁻0 भी आपके पास क्या होगा, 0, विच मीन्स कि अगर कायरल सेंटर्स नहीं है तो स्टीरियो आइसोमर्स भी 0 हो, ठीक है। इससे पहले हमने अमाइनो एसिड जब डिस्कस किए थे तो अमाइनो एसिड में आपके पास जो है वो एक ही अल्फा कार्बन एटम होता था जिसको हम कायरल कार्बन कह देते थे, बट कार्बोहाइड्रेट के केस में आपके पास एक ही कार्बोहाइड्रेट में एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो तो ग्लूकोज में आपके पास जो है वो एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स प्रेजेंट है। लेट्स सी कि हम ग्लूकोज में कायरल कार्बन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले ग्लूकोज में कायरल कार्बन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा है जिसमें सिर्फ एक कायरल सेंटर था, और ये कौन सा स्ट्रक्चर था, ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर था, ठीक है, जिसमें सिर्फ सेंट्रल कार्बन एटम कायरल कार्बन था। और इस स्ट्रक्चर में डी और एल फॉर्म को रिप्रेजेंट करना हमारे लिए बहुत इजी था क्योंकि एक ही कायरल सेंटर था और उस कायरल सेंटर के अराउंड हम OH ग्रुप को राइट या OH ग्रुप को लेफ्ट डायरेक्शन में ड्रॉ करके बता देते थे कि ये स्ट्रक्चर आपके पास डी फॉर्म में है या फिर एल फॉर्म में। लाइक जैसे आप यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड को देख रहे हो, तो चूंकि मेरे पास एक ही कायरल सेंटर है तो मुझे पता है कि मैंने इसी कायरल सेंटर के अराउंड OH को राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में रख के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देना। बट अगर आपके पास किसी स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स प्रेजेंट हो तो उस केस में आप डी और एल फॉर्म को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो इस चीज को हम देखते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ मल्टी कायरल कंपाउंड जिसमें है ग्लूकोज, ठीक है। तो पहले ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में से कायरल सेंटर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इसको हम डी और एल फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज में आपके पास टोटल 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और ये आपके पास एल्डोहेक्सोज है, विच मीन्स कि इसमें फंक्शनल ग्रुप एंड ऑफ चेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। सो ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। अब ग्लूकोज आपके पास एक ऐसी शुगर है जिसमें सिर्फ थर्ड पोजीशन के अराउंड जो ग्रुप्स है उनकी पोजीशन ऑपोजिट होती है, बाकी सारे कार्बन एटम्स में आप इसी तरह का पैटर्न ऑब्जर्व करोगे। आपका जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो राइट साइड के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। और जो लास्ट कार्बन एटम है
इसकी एक वैलेंसी आपके पास एक एडिशनल हाइड्रोजन से क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। तो ये आपके पास एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो लेट्स आइडेंटिफाई कि इस ग्लूकोज में टोटल जो 6 कार्बन एटम्स हैं उसमें से कौन कौन से कार्बन एटम्स कायरल है। तो अगेन उसी प्रैक्टिस को यहाँ पे हम रिवाइज करते हैं कि आपके पास फर्स्ट कार्बन एटम में कायरलिटी को ऑब्जर्व करने के लिए आप उसके 4 बॉन्ड्स पहले देख लो, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि दिस कार्बन एटम इज मेकिंग अ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली ये कार्बन एटम आपके पास कायरल कार्बन नहीं होगा। तो ग्लूकोज का पहला कार्बन एटम कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप सेकंड कार्बन एटम को आइडेंटिफाई करते हो, इसमें आप ग्रुप्स को देखते हो, तो ये 4 बॉन्ड्स हैं जो कि ये सेकंड कार्बन एटम बना रहा है, जिसमें से एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, सेकंड बॉन्ड आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ है, थर्ड बॉन्ड आपका यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ है, और फोर्थ बॉन्ड आपका इस पूरे ग्रुप के साथ है, दिस वन। तो ये चारों ग्रुप्स चूंकि डिफरेंट हैं, तो वी कैन से ग्लूकोज का जो सेकंड कार्बन एटम है ये एक्चुअली एक कायरल कार्बन है। इसी चीज को माइंड में रखते हुए थर्ड कार्बन एटम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी जो है वो नेचर देखते हैं कि क्या यहाँ पे आपके पास कायरलिटी प्रेजेंट है या नहीं। यहाँ पे अगेन आपके पास OH ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है, इस केस में आपके पास एक 2 कार्बन फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो एक 3 कार्बन फ्रेगमेंट प्रेजेंट। ठीक है, तो अगेन आपके पास ये चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, तो यू कैन से कि आपके पास जो ग्लूकोज का थर्ड कार्बन एटम है अगेन ये कायरल कार्बन है। ठीक है, फोर्थ कार्बन एटम को ऑब्जर्व करते हैं। फोर्थ कार्बन एटम में आपके पास यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 अगेन हाइड्रोजन OH ग्रुप। यहाँ पे आपके पास जो बॉन्ड है वो 3 कार्बन एटम्स के साथ है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास ये वाला बॉन्ड है दिस इज विद 2 कार्बन फ्रेगमेंट। तो आप कह सकते हो कि आपके पास जो फोर्थ कार्बन एटम है वो भी कायरल कार्बन है। फिफ्थ कार्बन एटम को ऑब्जर्व करते हैं। फिफ्थ कार्बन एटम में आपके पास 1 2 3 4 अगेन हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइल ग्रुप। इस पोजीशन पे आपके पास ये 4 कार्बन कंटेनिंग एक फ्रेगमेंट है, और यहाँ पे आपके पास एक 1 कार्बन कंटेनिंग फ्रेगमेंट अटैच है। तो चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं। फिफ्थ कार्बन एटम भी कायरल कार्बन है। अब जब आप लास्ट कार्बन एटम देखते हो, सिक्स कार्बन एटम, तो यहाँ पे आप इन 4 बॉन्ड्स को जब देखोगे तो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे दो तरफ आपके पास हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, 2 बॉन्ड्स आपके सिमिलर ग्रुप्स के साथ है, तो ये आपके पास कायरल कार्बन नहीं है। तो आप कह सकते हो कि आपके पास जो ग्लूकोज है उसमें जो टोटल 6 कार्बन एटम्स हैं, सॉरी, इन 6 कार्बन एटम में से फर्स्ट और 6 कार्बन एटम के अलावा जो रिमेनिंग 4 कार्बन एटम्स हैं ये सारे के सारे कायरल कार्बन है या एसिमेट्रिक कार्बन है। विच मीन कि ग्लूकोज में अगर टोटल 4 कायरल सेंटर्स हैं तो ये आपके पास टोटल कितने जो है वो स्टीरियो आइसोमर्स प्रोड्यूस कर सकता है, 16। टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, 16। डिपेंड करता है कि रोटेशन आपकी जो है वो सेकंड कार्बन एटम करवा रही है, थर्ड करवा रही है, फोर्थ करवा रही है या फिफ्थ करवा रही है। हर एक कायरल सेंटर के अराउंड रोटेशन की वजह से आपके पास जो है D एंड L फॉर्म प्रोड्यूस हो सकती हैं। सो आपके पास ओवरऑल थ्योरेटिकली 16 स्टीरियो आइसोमर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब ऐसे सारे के सारे कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी D और L फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रूल होता है, और वो रूल क्या है कि इन कंपाउंड के केस में आप उस कार्बन एटम को, वो कायरल सेंटर जो कि फंक्शनल ग्रुप से फारदेस्ट पोजीशन पे है, जो कि फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा दूर है, अवे है, उस कायरल सेंटर के अराउंड OH ग्रुप को राइट या लेफ्ट रखते हुए बता सकते हो कि ये कंपाउंड D है या L है। लाइक अगर ग्लूकोज की D या L फॉर्म रिप्रेजेंट करने को कही जाती है तो फर्स्ट कार्बन कायरल नहीं है, 6 कार्बन कायरल नहीं है, बट सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये चारों कार्बन एटम्स कायरल हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये जो लास्ट कार्बन एटम है विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप, इसके अराउंड OH ग्रुप को अगर राइट डायरेक्शन पे ड्रॉ करोगे तो ये D ग्लूकोज होगी, और अगर लेफ्ट डायरेक्शन पे ड्रॉ करके बताओगे तो इट मीन्स कि दिस इज L ग्लूकोज।
ठीक है। तो ऐसे सारे कंपाउंड जिनमें एक कायरल सेंटर है वहां पे तो आप OH को राइट लेफ्ट बता सकते हो, बट जिनमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स हैं वहां पे राइट लेफ्ट को डिजिग्नेट करने के लिए आप उस कायरल सेंटर को एज अ रेफरेंस कायरल कार्बन यूज करते हो which is farthest from the functional group. Is it clear? Yes, ma'am. ठीक है। तो इससे आप लोगों को ये चीज भी समझ आ गई होगी कि अगर कोई आप लोगों को स्ट्रक्चर दिया जाता है और उसमें से कायरल सेंटर्स आइडेंटिफाई करने को कहे जाते हैं तो आप लोग उनको भी किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। तो ये भी प्रैक्टिस आपकी की होनी चाहिए। ओके, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स एन अदर कॉन्सेप्ट विच इज एपीमर्स। कि एपीमर्स किन्हें कहा जाता है। ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने जो फिनोमिना पढ़ा है इनेंशियोमर्स का, इनेंशियोमर्स में आपने ये चीज देखी है कि आपके पास एक ही शुगर प्रेजेंट होती है और उस शुगर में कायरल सेंटर के अराउंड जो ग्रुप्स है उसकी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। लाइक मैं यहाँ पे अगेन ग्लिसरल्डिहाइड की ही एग्जांपल देके इस चीज को क्लियर करती हूँ ताकि आप लोगों को इनेंशियोमर्स और एपीमर्स में भी डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाए। इनेंशियोमर्स आपके पास ऐसी स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं जो कि एक ही शुगर शो करती है, लाइक ग्लिसरल्डिहाइड है और उसमें जो कायरल सेंटर है उसके अराउंड ग्रुप्स की पोजीशन ऑपोजिट होने की वजह से आप उसको डी या एल कह सकते हो, इनेंशियोमेरिक फॉर्म्स कह सकते हो। यानी ये एक ही शुगर ग्लिसरल्डिहाइड है बट उसकी 2 डिफरेंट टाइप्स हैं या फॉर्म्स हैं, एक डी फॉर्म है और दूसरी एल फॉर्म है। बट एपीमर्स आपके पास एक ऐसा फिनोमिना है जो कि आप 2 डिफरेंट शुगर्स के दरमियान ऑब्जर्व करते हो। लाइक ये आपके पास एक मेनोज 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, हेक्सोस है, और ये भी एल्डो हेक्सोस है। ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास एक और मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज, ये भी एल्डो हेक्सोस है बट ये डिफरेंट है। इसी तरह से ग्लैक्टोज भी आपके पास एक एल्डो हेक्सोस है। ठीक है। तो ये तीनों शुगर्स एक दूसरे से डिफरेंट है। अब अगर आप मेनोज और ग्लूकोज को कंपेयर करो, इनके स्ट्रक्चर को देखो तो फर्स्ट कार्बन एटम पे आपको बिल्कुल सिमिलैरिटी नजर आती है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सेकेंड कार्बन एटम पे ग्रुप्स जो है उनकी पोजीशन चेंज है, थर्ड पे भी सेम है, फोर्थ पे भी सेम है, फिफ्थ पे भी सेम है, सिक्स पे भी सेम है। तो ऐसी 2 शुगर, डिफरेंट शुगर जिनमें सिर्फ और सिर्फ किसी एक कायरल कार्बन के अलावा ग्रुप्स की ओरिएंटेशन चेंज हो, उन शुगर्स को आप क्या कहते हो, दीज आर एपीमर्स। ठीक है। यानी ऐसी शुगर जिसमें आपके पास किसी एक कायरल सेंटर के अराउंड ग्रुप्स की पोजीशन चेंज होती है। डिफरेंट शुगर्स हैं और उन डिफरेंट शुगर्स का स्ट्रक्चर 100% सेम है लेकिन सिर्फ एक पोजीशन के ऊपर जो ग्रुप्स हैं उनकी ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से उनको हम एक दूसरे से डिफरेंट कंसीडर कर रहे हैं। तो इस फिनोमिना को आप क्या कहते हो, एपीमर। तो एपीमर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के फिनोमिना को मिक्स नहीं करना। स्टीरियो आइसोमर्स आपके पास जो है वो एक ही शुगर के अंदर लाइट को रोटेट डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करने की वजह से आइसोमर्स प्रोड्यूस होते हैं। बट एपीमर्स आपके पास 2 डिफरेंट शुगर्स हैं और ये ऐसी शुगर्स हैं जिनमें किसी एक कायरल सेंटर के अराउंड ग्रुप्स की पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। सो वी कैन से कि मेनोज और ग्लूकोज आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर एट कार्बन नंबर 2। यानी इसमें सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे ग्रुप्स की पोजीशन चेंज है, बाकी सारी पोजीशन पे इनकी जो हमें सिमिलर ग्रुप्स जो है वो अटैच नजर आ रहे हैं। इसी तरह से अगर आप ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हो तो अगेन आपके पास कार्बन नंबर 1 सेम है, कार्बन 2 पे ग्रुप सेम है, कार्बन 3 पे सेम है, कार्बन 4 पे डिफरेंट है, कार्बन 5 पे सेम है, कार्बन 6 पे सेम। ठीक है। तो ये भी आपके पास 2 डिफरेंट शुगर्स हैं लेकिन इन 2 डिफरेंट शुगर में किसी एक कायरल सेंटर के अराउंड सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज है। तो इनको आप क्या कहोगे कि दीज आर एपीमर्स। ठीक है। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज भी एक दूसरे के एपीमर्स हैं लेकिन इस केस में आपका जो एपीमर है वो कार्बन नंबर 4 के ऊपर है। ठीक है। तो अगर आपसे एपीमेरिक पेयर पूछे जाए तो ग्लूकोज एंड मेनोज कार्बन 2 पे एपीमर्स है, ये एक पेयर आपके पास आएगा, और जो दूसरा पेयर है आपके पास वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का पेयर है जो कि कार्बन नंबर 4 के ऊपर एक दूसरे को एपीमर करता है।